70% आपका जो टोटल खर्चा होता है डेयरी फार्म पर उस करते हैं उसकी फीडिंग पर, उसके आहार पर, उसके भूसा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर या जो कुछ भी आप खिलाई पिलाई करते हैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा वो टोटल 70% के आसपास बैठता है। दोस्तों, अगर ये 70% को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर लें या इस खर्चे को थोड़ा सा हम सही तरीके से करें तो हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और उस दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा रोल आता है फीडिंग का। तो आपको आज के इस वीडियो में एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में, अनाज कौन कौन से आप उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, खलियाँ कौन कौन सी उपयोग कर सकते हैं, कौन सी खलियाँ बेहतर रहेंगी, किस तरीके से उनको यूज़ करें, और उसके साथ साथ ब्रान हैं, मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं या मोलासेस है, तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको आज दिल खोल कर बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ आपके लिए लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है सारी चीज़ें बताने में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पशुओं को हम फीडिंग कराते हैं वह केवल मिल्क या प्रोडक्शन के लिए ही नहीं कराते। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखते हैं: उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़वार या उसका जो मेंटेनेंस है। अगर वो मिल्किंग एनिमल है तो उसका मेंटेनेंस मतलब बॉडी का रख रखाव के लिए, और साथ में उसके प्रोडक्शन के लिए या मिल्क के उत्पादन के लिए। तो तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखकर हमेशा उस फीड में बदलाव करते रहते हैं और उसी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन करते हैं। दूसरी बात, जो भी आहार आप चुनते हैं, जो भी आहार आप उसको खिलाई पिलाई के लिए देते हैं, चाहे वो खलियाँ हों, अनाज हों या मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, तो हमेशा उसमें 3 चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। पहली है पैलेटेबिलिटी। आसानी से पशु को जो स्वाद आता है वो खा जाता है या खाता है तभी उसका फ़ायदा होगा, तो पैलेटेबिलिटी या उसका स्वाद। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू जो याद रखते हैं वो है न्यूट्रिशन वैल्यू। उसमें क्या पोषक तत्व उसको मिलते हैं उसके शरीर में जिससे उसको फ़ायदा होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है उसकी सेफ्टी। कहीं पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व तो नहीं जा रहे जो पशु को नुकसान कर दें या वो मिल्क में सीक्रेट होने लग जाए जो हानिकारक हो सकते हैं जो भी उस मिल्क को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब पहलुओं के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात आ जाती है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहला है ऊर्जा। ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ भी आप उसको खिलाते हैं ऊर्जा ही है जो उसका उपयोग करती है, उसको जलाती है, एक भट्टी की तरह काम करती है जिस पे वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध होती हैं उस पशु को। तो ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है ऊर्जा के बाद वो है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन्स और पांचवा है मिनरल्स। ये 5 पोषक तत्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं का हम बैलेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऊर्जा के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो होते हैं अनाज। अनाज का जो उपयोग करते हैं वो हम मेनली मतलब मुख्यतः वो एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं और उसमें हम देखते हैं जैसे बाजरा है या मक्का है या ज्वार है या फिर कई बार हम राइस, नक्कू को या राइस को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो अनाज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जो पोर्शन है आप 20% से 30-35% तक आप इसको उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका पशु का दूध का उत्पादन कितना है, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है। कई लोग उसको 40% तक भी उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पशु का दूध का उत्पादन कितना है। और इसको हमेशा आप ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। इसको हमेशा, फिर से बोल रहा हूँ, इसको पीस कर या ग्राइंड या दलिया बनाकर आप इन अनाज को सम्मिलित करेंगे। और अब दूसरी बात आ जाती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन मुख्यतः जो प्राप्त होता है
वो होता है खलियों से। जो खली हैं, जैसे ये आप देखें तो सरसों की खली, इसमें जो प्रोटीन है वो करीब करीब 35%, 37% या 37% हम जिसको बोलेंगे वो होता है। उसके साथ कपासिया खली है, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। गाँव में लोग इसको सीधा खिलाते हैं और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि आसानी से उपलब्ध है और इसको पशु आराम से खा जाते हैं। उसके बाद आपका ग्राउंड नट केक या मूंगफली की खली है, जिसमें करीब करीब 40% से 50% तक प्रोटीन होता है और ये भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। सोया या डायरेक्ट आप सोयाबीन के सीड्स यूज़ कर सकते हैं या सोया डीओसी, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा महंगा है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर ये सोया डीओसी या सोया इसको यूज़ करेंगे तो आपकी फीडिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इनकी जगह आप दूसरे अभी अल्टरनेटिव सोर्स जो मैंने पहले बताया वो आप उपयोग कर सकते हैं। और इसको जो खलियों का जो इसको हमेशा कोशिश करें कि अपने जो भी आहार उसको दे रहे हैं उसमें एक खली को सम्मिलित ना करें, वैरायटी को उपयोग करें। एक की जगह आप 2-3 वैरायटी यूज़ करें। सपोज़ अगर आपके फीडिंग में आहार का जो फार्मूलेशन है उसमें आप 30% तक अगर खलियाँ उपयोग करते हैं, मतलब 100 में अगर 30 किलो आप खलियाँ यूज़ कर रहे हैं तो 3 तरह की खलियाँ यूज़ करें, उपयोग करें। तो वहाँ पे होगा क्या, एक तो प्रोटीन मिलेगा, साथ में उसकी वैरायटी होने से पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब स्वाद बहुत अच्छा होगा। अगर किसी में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या कोई ऐसा तत्व भी है साथ में जो नुकसान कर सकता है तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये आप याद रखें खलियाँ। और अब मैं बात करूँगा फैट। तो अगर आप इन खलियों को फैट के साथ जो तेल वाली जो खलियाँ उपयोग कर रहे हैं तो अलग से आपको कोई फैट के लिए सोर्स नहीं उपयोग करना होगा। इसी में से जो प्रोटीन के साथ साथ उसको फैट भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप बगैर तेल वाली खलियाँ यूज़ कर रहे हैं तो तेल के लिए आप उपयोग कर सकते हैं राइस ब्रान। इसमें जनरली 16% तक इसमें फैट होता है और ये आसानी से जो जहाँ पे राइस पैदा होता है, धान पैदा होती है, वहाँ पे बहुत सारी मिल होती हैं, वो आप वहाँ से परचेस करके इसको उपयोग कर सकते हैं। तो राइस ब्रान, और जब इसमें से तेल निकाल लिया जाता है तो वो बन जाता है DORB, डी ऑयल राइस ब्रान। इसको भी आप एक एज ए फिलर, और इसमें भी हालांकि इसमें प्रोटीन होता है लेकिन एज ए फिलर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप चोकर यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का चोकर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मेजर इंग्रेडिएंट्स होंगे। साथ में आपको यूज़ करना है विटामिन AD3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उसके रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन तंत्र जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन AD3 और E। आजकल इन तीनों का एक ही प्रीमिक्स के रूप में आने लगा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन AD3 और E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने जैसे बताया सॉल्ट को भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। सॉल्ट भी आप 1 से 2% तक उसमें उपयोग कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में कैल्साइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं या DCP यूज़ कर सकते हैं, डाइकैल्शियम फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद है मिनरल मिक्सचर, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये एक्चुअली आपके पशु का जो प्रजनन तंत्र है, कब वो हीट में आएगा, कितने समय तक वो एक्चुअली प्रोडक्टिव रहेगा, उसकी लाइफ टाइम में कब हर साल बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिसाइड करेगा। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है जो उसकी ग्रोथ के लिए, और साथ में जो मिल्क प्रोडक्शन, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कैल्शियम अगर कम होगा तो मिल्क प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है मिनरल मिक्सचर। कोई भी अच्छी सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप यूज़ करिए, उसमें जो रिकमेंडेड डोज है 50 ग्राम से 100 ग्राम के आसपास लगभग होता है, तो आप उसको यूज़ करें। साथ में इसमें जो ये सारा कुछ हो गया, आप उपयोग कर सकते हैं 10 से 15% तक, 10 से 12% डिपेंड करता है, कई जगह 15% तक भी यूज़ करते हैं लोग मौसम के हिसाब से। तो आप यूज़ कर सकते हैं ये मोलासेस या गुड़ की राव, जिसको हम बोलते हैं मोलासेस इंग्लिश में, ये भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। और
अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो फार्मूला है ये डिपेंड करता है कि उस पशु का दूध का उत्पादन कितना है, और जब प्राइजेज़ या जो रेट हैं इनकी बाज़ार में वो ऊपर नीचे होते हैं तो उसी हिसाब से हम फार्मूले को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है इंग्रेडिएंट तो उसको हम दूसरे इंग्रेडिएंट से कंपनसेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस प्रकार की कभी भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर भी टाइप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, कौन से इंग्रेडिएंट है, किस तरीके से उसको एडजस्ट करें। तो ये जो मेरा बताने का मकसद ये था कि कई लोग जैसे मैं देखता हूँ कपास या खली या कॉटन सीड केक को यूज़ करते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है, और जब वो अकेला यूज़ करते हैं तो कुछ पोषक तत्व हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा आप उस पशु को दे रहे हों और बहुत सारे पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहे हों या वो उनसे वंचित रह जाए, तो आपकी कीमत तो आपकी ज़्यादा लग रही है, और जो आपका मिल्क टू फीड का जो कॉस्ट का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे आपका खर्चे बढ़ जाते हैं पर लीटर ऑफ मिल्क, और आप उतना मुनाफा नहीं कर पाते जितना आप डिज़र्व करते हैं, जो आप इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करें बैलेंस करके उस फीड को खिलाएं। मैं इस चैनल के माध्यम से एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा उनको इस वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से मैं कवर करता जाऊं। तो आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखिए, साथ में बने रहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इस जो चैनल के माध्यम से ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं प्रिवेंशन के बारे में करूँगा कि आपका पशु हेल्दी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, और आप पहले से ही कौन कौन से कदम उठाएं जिससे आप को आपका जो पशु है वो बीमार ना हो और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस तरीके के जो बहुत सारी बातें मैं लेकर आऊँगा, तो इस चैनल पर बने रहें और यूं ही प्यार बरसाते रहें। जय हिंद साथियों।